हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे पॉलीमर्स के। तो आइए शुरू करते हैं। अ पॉलीमर इज अ चेन ऑफ लिंक्ड रिपीटेड यूनिट्स। पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं? चेन होते हैं लिंक्ड रिपीटेड यूनिट्स की। मतलब कि रिपीटेड यूनिट्स होती हैं पॉलीमर्स में जो कि लिंक होती है। ठीक है, रिपीटेड यूनिट्स कैसी होती हैं? लिंक होती हैं और एक चेन बनाती हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब पॉलीमर जो है हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड है और पॉली का मतलब मैनी होता है और मर का मतलब होता है यूनिट्स। मतलब कि बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर के हमारे पास पॉलीमर बनता है। पॉलीमर केमिस्ट्री को सबसे पहले बिगिन किया था स्टॉर्डिंजर ने। उन्होंने रिसर्च की थी। स्टॉर्डिंजर हमारे पास साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1920 में, ठीक है, 1920 में स्टॉर्डिंजर ने सबसे पहले पॉलीमर केमिस्ट्री को बिगिन किया था। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने पॉलीमर्स के चेन स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि पॉलीमर्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं, मतलब कि वो बने होते हैं केमिकली बॉन्डेड मोनोमरिक यूनिट्स पे। मतलब कि बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट्स होती हैं जो कि क्या होती हैं? केमिकली बॉन्डेड होती हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि लिंक्ड होती हैं, तो मतलब कि कैसी? केमिकली बॉन्डेड होती हैं एक दूसरे के साथ मोनोमरिक यूनिट्स। तो वो मिलकर के हमारे पास पॉलीमर बनाती हैं। और स्टॉर्डिंजर ही फर्स्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सो आइए अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉलीमर के बारे में। अब बात करते हैं पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। पॉलीमर्स हमारे पास क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉलीमर जो है वो हाई मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि बहुत सारी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स को मिलाकर के एक पॉलीमर फॉर्म होता है, तो मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी हाई होगा। अब जब बहुत सारी रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कंबाइन करेंगी तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और वो जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उनको हम सिंपल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पॉलीमर्स बनते हैं और पॉलीमर्स को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी सिंपली हम ये पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ to 10⁻⁷ म्यू तक इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी हमने ऊपर बात की कि ये जो है क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो केमिकली बॉन्डेड मतलब कि यहाँ पे क्या बॉन्ड आया? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये सारी की सारी रिपीटेड यूनिट्स लिंक्ड होती हैं। और ये जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, मतलब कि जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनोमर। ठीक है, द सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल जो कि कंबाइन करते हैं पॉलीमर फॉर्म जिनसे होता है उन्हें हम मोनोमर्स बोल देते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि सिंपल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं पॉलीमर में, उसको क्या बोल देते हैं हम? पॉलीमराइजेशन। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, लिंक्ड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड और क्या बना देते हैं हमारे पास? पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन। अब पॉलीइथिलीन क्या है हमारे पास? ये तो हमारा पॉलीमर है, लेकिन इसका जो मोनोमर है जिसके कॉम्बिनेशन से ये बना है वो क्या है? इथिलीन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन से हमारे पास पॉलीमर फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है
मोनोमर इथिलीन, ठीक है। मोनोमर इथिलीन को हमने ले लिया है। ये क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स को मिला करके, कितने नंबर ऑफ इथिलीन मोनोमर को मिला करके हमारे पास पॉलीइथिलीन का पॉलीमर बना है, ठीक है। हमें कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स लगे एक पॉलीमर को बनाने के लिए, तो ये एन नंबर उसके लिए है। तो इस तरह से हमने इसे लिखा और इसकी क्या हो गई, पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, पॉलीइथिलीन। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि जब हम इसका मोनोमर ले रहे हैं तो हम नंबर इसका यहाँ पे लिखेंगे एंड इसके पीछे लगाएंगे कि कितने हमने नंबर लिए हैं, और जब इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है तब एन जो है वो आगे लगेगा क्योंकि चेन आगे की तरफ को बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब है आगे की तरफ को बढ़ रही है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा है जिससे ये आगे की तरफ को बढ़ रही है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है हमारे पास C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। इस तरह से हमने दिया है, इस तरह से हम इसको करते जाएंगे, ये कंटिन्यू होती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, N, ठीक है, N नंबर ऑफ रिपीटेड मोनोमर यूनिट्स, इस तरह से ये बनती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कार्बन हमारे पास क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, ठीक है। इसके साथ 4 बॉन्ड बनते हैं, टेट्रावेलेंट होता है हमारा कार्बन। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो बॉन्डिंग है वो ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है CH2, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा है। तो हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, खोलकर ऐसे, और एक H हमारा यहाँ पर और एक H हमारा यहाँ पर, और इस तरह से ये आगे वाला बॉन्ड। तो 1 2 3 4 हो गया हमारा कार्बन की वैलेंसी पूरी। तो मतलब कि ये हमारी जो चेन है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पता किया कि पॉलीमराइजेशन किस तरह से होती है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट्स मतलब कि एन कितनी भी हो सकती हैं वो, इन द पॉलीमर चेन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कि कितने रिपीटिंग यूनिट्स लगी है हमें एक पॉलीमर चेन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर लगे हैं हमें एक पॉलीमर चेन को फॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज स्मॉल द लो मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये तो इजी सी बात है कि जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स स्मॉल होंगे तब हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। Polymerization products which have low degree of polymerization are called oligomers, ठीक है। ऐसे पॉलीमर्स जिनमें क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लो होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, ओलिगोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमर्स। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओलिगोमर है या ये पॉलीमर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। हमारे जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, पॉलीमर्स में हमेशा हमारे पास जो मोनोमर्स हैं वो 10,000 के अबव होंगे, ठीक है। 10,000 के अबव जो है मोनोमर यूनिट्स, 10,000 के अबव जब हमारे पास मोनोमर कंबाइन करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, पॉलीमर। और ये जो ओलिगोमर्स हमारे पास होते हैं, ओलिगोमर्स में क्या होता है, हमारे पास मोनोमर जो हैं वो बहुत कम होते हैं, मोनोमर बहुत कम होते हैं, मतलब कि ये डाइमर होंगे या ट्राइमर होंगे या फिर
टेट्रामर होंगे, ठीक है। इतने ही इसमें मोनोमर कंबाइन करते हैं, या तो 2 मोनोमर यूनिट्स होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, तब फिर जाके ये क्या बना देंगी, ओलिगोमर, ठीक है। अब ओलिगोमर्स इनको हमने इसलिए बोला कि ये पॉलीमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल तो कर देती हैं, ठीक है। पॉलीमर्स की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें इतना कम इनका मॉलिक्यूलर मास होता है और इतने कम इनमें मोनोमर यूनिट्स होते हैं कि अगर रिएक्शन के दौरान हमें इनमें से कोई एक मोनोमर यूनिट को बाहर निकालना पड़े तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ओलिगोमर्स। अब बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो कैसे होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर्स लिंकिंग टुगेदर फॉर्मिंग अ पॉलीमर, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे मोनोमर्स जब लिंक करते हैं तब वो हमारे पास पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये अनस्टेबलाइज हो जाता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हमने ओलिगोमर बोल दिया। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो 10,000 के अबव, मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर्स बोल देते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इतने सारे होंगे ये मोनोमर यूनिट्स, इनमें 10,000 से भी ज़्यादा इनमें मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करेंगी तब जाकर के ये एक पॉलीमर बनाएंगी। तो अगर रिएक्शन के दौरान कोई एक मोनोमर या 2 मोनोमर को हमें बाहर भी निकालना पड़ता है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड ही रहता है, उस स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। अब ये क्या बात है, अब ये ऐसा है कि जितने भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीमर्स क्या है, हमारे पास बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर के हमारे पास पॉलीमर बनते हैं, ठीक है। उसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल्स भी वैसे ही होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कि बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल में जैसे कि हम प्रोटीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिलाकर के हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। अब बात आई यहाँ पे, बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो हमारा प्रोटीन जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड ही हैं, ठीक है। आगे तक अमाइनो एसिड ही चलता रहेगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन करेंगे तब फिर वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन। लेकिन जरूरी ही नहीं है कि जो भी हमारे पास बड़ा सा मॉलिक्यूल है वो एक पॉलीमर ही हो, क्योंकि हो सकता है उसमें 2 और मोर डिफरेंट तरह के मोनोमर यूनिट्स लगी हैं उसे फॉर्म करने में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिपिड हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है इसका कि इसमें ये किससे बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ये बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मोनोमर यूनिट डिफरेंट हो गए, एक हो गई हमारे पास ग्लिसरॉल, एक हो गई हमारे पास फैटी एसिड। तो इस वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल तो है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है लिपिड, लेकिन ये इस कंसेप्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि इसमें सेम नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। इसलिए ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को
लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इसके आगे वाली वीडियो में हम कुछ इसकी क्लासिफिकेशंस करेंगे और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में भी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।